महीना अभी शुरू ही हुआ था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हवा में मानो बर्फ घुल गई हो। ऐसी ठंड कि हवा भी मानो चाकू की तरह चुभ रही हो। गांव के सभी लोग ठंड से परेशान हो चुके थे। वहीं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनील नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बीमार माँ खाट पर पड़ी कांप रही थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस भारी, आंखें धुंधली और चेहरा झरझर। लेकिन बेटे का नाम पुकारने की ताकत अभी भी बाकी थी। सुनील, ओ बेटा, ज़रा पास आ जा। बहुत ठंड लग रही है, सीना जल रहा है बेटा। सुनील माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। हाँ माँ, अभी लकड़ियां जलाता हूँ। मैं तो लकड़ियां लाने ही जंगल गया था। सुनील तुरंत लकड़ियां लाकर मां के पास आग जला देता है। माँ, अब ठंड से थोड़ी राहत मिली। हाँ बेटा, अब शरीर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए एक मोटा कंबल भी नहीं ला सकता। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तू मेरे पास बैठ। नहीं माँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। मैं कल ही जमींदार जी से कुछ उधार मांगकर तुम्हारे लिए एक कंबल ले आऊंगा। माँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैंने खाना बना के रख दिया है। तू समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं जानती हूँ कि इतनी ठंड में तेरी छाती में कितनी झंझनाहट होती होगी। ऊपर से मैं तुझ पर बोझ बनकर बैठी हूँ। पता नहीं ये ईश्वर कब तक तेरी परीक्षा लेगा। माँ, तू ऐसा क्यों बोलती है भला? तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। अब मैं चलता हूँ, देर होगी तो जमींदार गुस्सा होगा। ठीक है बेटा। सुनील अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सुनील पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर उसे रोक रही हो, पर पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी, लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? माँ को बीमार देखता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। सुनील यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे सुनील बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है? तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तूने। सुनील गांव के ही जमींदार के पास मजदूरी कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। सुनील ठंड से कांपते हुए जमींदार के बड़े गेट से अंदर घुसता है। जमींदार दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे सुनील, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? मालिक, वो ठंड बहुत है और माँ भी बीमार है, इसलिए देर हो गई। ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? ये रोज रोज देर से आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा?
नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा। चल जाकर काम पर लग जा। इसके बाद सुनील चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड से मजदूरों के शरीर एकड़ रहे थे, लेकिन सब काम पर लगे हुए थे। इस प्रकार सुबह से शाम तक सुनील ने काम में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड़े दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे सुनील भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं। माँ भी बहुत बीमार है, ऊपर से ये ठंड का कहर। माँ रात भर ठंड से कपती है, उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। सोच रहा हूँ आज मालिक से थोड़े पैसे मांगू, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर का है सुनील, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। सुनील कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ भी ठंड से कांप रही है। उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए मालिक। मालिक गुस्से में तिरछी नजर से सुनील को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे देते रहूं क्या? तुम सब गरीबों का हर दूसरे दिन यही रोना होता। जा अगले हफ्ते आना। मालिक, बस थोड़े बहुत दे दीजिए, नहीं तो माँ ये ठंड भी नहीं निकल पाएगी। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। अब जा, काम बंद हो गया। सुनील चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। सुनील मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर सुनील घर की ओर चल रहा था। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब यह बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ अकेली है, यह सोच उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। किसी तरह सुनील अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा कहाँ रह गया था तू? बेटा तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ियां जलाता हूं। तू भी तो ठंड से कांप रही है। सुनील जल्दी से लकड़ियां जलाता है और माँ के पास ही बैठ जाता है। माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे भूख लगी होगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुझे भूख जरूर लगी होगी। सारा दिन मजदूरी करके आया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। दोनों माँ बेटा रसोई के खाली डब्बों से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुनील की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुनील, ओ सुनील। बाहर कौन चिल्ला रहा है? सुनील तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है। जमींदार साहब, आप यहां। मैं अभी काम पर आ ही रहा था। सुनील, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं। सुनील, दरअसल मेरा यहां का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। और ये घनश्याम जी हैं, इस गांव के नए जमींदार। और ये जमीन जिस पर तुमने ये झोपड़ी बना रखी है, इसे भी मैंने इनको ही बेच दिया है। इसीलिए तुझे ये जगह खाली करनी होगी। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
ये आप क्या बोल रहे साहब? आपको पता है मेरी माँ कितनी बीमार है। भला इतनी सर्दी में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मुंह गरीब पर थोड़ी तो रहम कीजिए। सुनील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो बात करनी है इनसे करो। ठीक है घनश्याम जी, मैं चलता हूं। साहब, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। देखो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मुझे इस जमीन पर कारखाना लगवाना है और आज से ही काम शुरू करना है। इसलिए तुम्हें अभी इस झोपड़ी को खाली करनी होगी। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कारखाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे उसमें काम जरूर दूंगा। सुनील उस आदमी के सामने बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लखन, मैं जा रहा हूं, तू झोपड़ी खाली करवा के आना। सुनील अब पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वह झोपड़ी के अंदर जाता है तो माँ को देख चौंक जाता है। माँ अपना कुछ सामान लेकर तैयार थीं। माँ, कुछ मत बोल बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल बेटा, देखते हैं ये ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षाएं लेता है। दोनों माँ बेटा अपना जरूरी सामान लेते हैं और झोपड़ी से निकल जाते हैं। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को लेकर कहाँ जाए, और वो माँ से बोलता है, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ठंड में तुझे लेकर कहाँ जाऊं। बेटा, तू परेशान मत हो। ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का सफर भी वही तय करेगा। माँ चल, हरीश के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों माँ बेटा बड़ी उम्मीद के साथ हरीश के घर की ओर जाते हैं। तभी हरीश रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सुनील, तू यहाँ वो भी माँ को लेके? तूने तो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर इतनी ठंड में तू इन्हें लेकर कहाँ जा रहा? अरे हरीश, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है। इसलिए मैं तुम्हारे घर ही मदद की उम्मीद में जा रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? दरअसल हरीश, तुझे तो पता है कि हम जमींदार जी के जमीन पर झोपड़ी बना के रहते थे, और आज सुबह जमींदार साहब ने हमें झोपड़ी से निकल दिया है। सुनील हरीश को सारी बात बताता है। भाई, अब तू हम पर दया कर और अपने घर में 2-4 दिन के लिए पनाह दे दे। हरीश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल। सुनील, मुझे तुझ पर पूरी हमदर्दी है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही कमरा का घर है और उसी में हम 5 लोग रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे। भला मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मुझे माफ कर दे भाई। सुनील कुछ बोलता, उससे पहले माँ बोल पड़ती है। हरीश बेटा, तू माफी मत मांग। बेटा, हम समझ रहे तेरी मजबूरी। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। दोनों माँ बेटा गांव के चौपाल पर बैठ जाते हैं। शाम ढलने को आ गई थी और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों रात के भूखे ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चल, रामू काका के घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। बेटा, हम जानते हैं कि इस ठंड में सबका खुद का गुजारा करना मुश्किल है, तो भला वो लोग हमें कहाँ जगह देंगे? हम सबसे मदद मांगकर उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। माँ, तू ठीक बोल रही, लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे, तभी वहां गांव के सत्याजी आ जाते हैं। अरे सुनील, इतनी ठंड में माँ को लेकर यहाँ क्यों बैठा है? क्या बताऊं, काका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुन, सारी बातें बाद में बताना, पहले माँ को लेकर मेरे घर चल। सच में काका, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे पगले, इसमें परेशानी कैसी? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्याजी दोनों माँ बेटा को लेकर अपने घर पहुंचते हैं।
राधा बेटी जरा लकड़ियां जला और कुछ गर्मा गर्म खाने को भी ला। राधा तुरंत लकड़ियां जलती और दोनों माँ बेटा पेट भरकर खाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद सुनील काका को सारी बात बताता है। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मदद न करते तो पता नहीं इस ठंड में हमारा क्या होता। बेटा, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन तू कभी हार नहीं मानना और आराम से यहाँ रहे। भाई साहब, ये बिटिया कौन है? आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, जो शहर में रहता है। बहन जी, ये राधा है मेरी बहन की बेटी, और अब इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद ये मेरे पास ही रहती हैं। और अब यह मेरी जिम्मेदारी है, बस एक बार इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं। राधा बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुनील भी गांव में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सत्या जी सुनील की माँ से बोलते हैं। बहन जी, राधा को आपसे एक माँ का प्यार पाकर देख बहुत खुशी होती है। भाई साहब, सच कहूँ तो मुझे बिटिया के साथ बहुत खुशी होती है। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बहन जी, कई दिनों से मन में एक बात चल रही, आप बुरा ना माने तो बोलूं। हाँ हाँ भाई, जरूर बोलिए। मैं राधा का ब्याह सुनील के साथ करना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी दिल की बात बोल दी। मैंने तो जब से राधा को देखा है, तब से ही इसे बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाई। बहन, सुनील एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का है, और मुझे अपनी राधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। रही बात धन दौलत की, तो बस अभी सुनील की किस्मत उसके साथ नहीं, लेकिन जल्दी ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे। आप घबराओ नहीं। दोनों सुनील और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही मंदिर में उनका ब्याह करवा देते हैं। सुनील बेटा, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा। काका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहता हूं बेटा, बस तुम सब मेरे साथ चलो। बेटा, आज से ये घर और ये सारे खेत तुम्हारा हुआ। काका, ये आप क्या बोल रहे? और ये किसका घर है? भाई साहब, आप ये सब हमें देकर शर्मिंदा न करें। माना कि इतना सब कुछ हम राधा को नहीं दे पाएंगे, पर आप सुनील पर भरोसा रखिए कि ये राधा को एक अच्छी जिंदगी देगा। बहन जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। दरअसल ये घर और ये सारे खेत मेरी बहन के हैं, जो अब राधा के नाम है, और अब ये सब कुछ सुनील का हुआ। ये सब तो मेरे पास सिर्फ मेरी बहन के अमानत के तौर पर थे, और मैंने ये सब कुछ पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ दौलत की लालच में कोई राधा से ब्याह न करे। सुनील बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अब इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। भाई साहब, मेरे बेटे को राधा के रूप में लक्ष्मी दी है। सच में आपने तो मेरे बेटे की किस्मत ही बदल दी। बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। हम सब तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मामा जी, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तो सबसे पहले गंगा नहाने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बेटे के पास जाऊंगा। वो भी कितने दिनों से बुला रहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ जब झोपड़ी से निकाल दिए गए थे तो भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के गांव में रामदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सीता बेटा, मेरा गला सूख रहा है।
जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, भला ऐसा देखा है कहीं? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। बस यही दुनिया की रीत है। चल, खाना परोस, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रामदयाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में सुखिया मिल जाता है। क्या हाल है रामदयाल? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूं भाई, बस घर में रहता हूं। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं भाई, बस इधर उधर घूमकर थक सा गया हूं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रामदयाल, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूं, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। सुखिया जब शादी की बात करता है तब रामदयाल का मुंह उतर जाता है। अरे भाई रामदयाल, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुखिया, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम चिंता मत करो रामदयाल, मैं तुम्हारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, कोई लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। इतना कहकर रामदयाल और सुखिया अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुखिया रामदयाल के घर आता है। मीना बेटी, रामदयाल कहाँ है? वो काका पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी रामदयाल आ जाता है। कैसे हो सुखिया? तुम कब आए? मीरा अपने काका के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है पिताजी। हाँ तो सुखिया, बताओ कैसे आना हो? रामदयाल, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अपनी मीरा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हां कर दी है और वे यहां आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो लड़के के घर में उसके माता पिता और एक बड़े भाई भाभी हैं, लेकिन कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा सुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा रामदयाल, अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत काम है। अगली सुबह सुखिया लड़के वालों को लेकर रामदयाल के घर आता है। देखो रामदयाल, यह लड़के के पिता धनी राम और यह लड़के की माता कमला जी हैं, और ये इनका बेटा है, जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है और शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग पहले आराम से बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ हो गई तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा रामदयाल, अब जरा मीरा बिटिया को लेकर तो आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। अब तू इतना मत सोच और मेरे साथ बाहर चल। आप चलिए, मैं आती हूं। थोड़ी देर में मीरा तैयार होकर बाहर आती है। यह मेरी बेटी मीरा है। यह बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। यह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे विश्वास है कि यह आपके घर जाकर भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धनीराम और कमला मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुखिया से गुस्से में बोलते हैं। सुखिया जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है।
क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ रामदयाल जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कमला जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए सुखिया जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे कमला, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? ए जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। धनीराम कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। कमला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और शायद कोई इससे शादी नहीं करना चाहता, और इसका पिता मजबूर है जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझी? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो कमला, मैं तुम्हें समझता हूं। अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे विक्रम से करवाएं तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे और साथ ही साथ हमें एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ देर बाद धनीराम और कमला घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। रामदयाल जी, कमला ने आपको जो कुछ भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सुखिया जी, हमें यह शादी मंजूर है। सुखिया और रामदयाल बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमला जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामदयाल जी, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए रामदयाल जी, हमें एक गाड़ी और 3 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? रामदयाल जी, मुझे ये सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए धनीराम जी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। ये सब हम नहीं जानते। अगर आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। अब हम निकलते हैं। सुखिया, मैं इनको ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामदयाल, मैं जानता हूं, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर सुखिया वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको उनकी कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, लड़का और परिवार अच्छा है, मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। बेटा, आखिर ये सब कुछ तो तेरा ही है और तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह रामदयाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर सुखिया के घर जाता है। वह सुखिया को सहमति के लिए हाँ कर देता है। सुखिया, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लड़के वालों को शादी की तैयारियों करने को बोल दो। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता। सुखिया, लड़के वालों ने जो कुछ भी मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, अब बस मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहे। अरे रामदयाल, तुम बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में गई है, मीरा बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। इधर मीरा भी ससुराल का बड़ा बंगला देख खुश हो जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ओ महारानी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तू अभी तक अपने कमरे में ही आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी।
कान खोलकर सुन ले, यहाँ सब लोगों को जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया कर। उसके बाद घर की साफ सफाई, बर्तन, ये सब भी तुझे ही करना है। ये सब सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई में तू नहीं तो कौन करेगा? तेरे बाप ने तेरे साथ 2-4 नौकर तो नहीं भेजे? देख, बड़ी बहू को हमने कैसे रानियों की तरह रखा है, क्योंकि ये अपने साथ दहेज में बहुत पैसा और सामान लाई थी। तू तो भिखारियों की तरह आई है, तो ये सब तो करना ही होगा। और सुन, तुझको हम अपने घर की बहू बनकर ले आए, उसके लिए तू हमारा आभार मान, वरना तुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, रसोई में जा और हमारे लिए खाना लगा। मीरा चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। दिन पर दिन मीरा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती और खुद दोनों सास बहू सारा दिन आराम करती। मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी और वो अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि विक्रम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो दिन भर गांव के गलियों में घूमता और रात को शराब पीकर घर आता और मीरा को 4 बातें सुनाता। तू कल सुबह ही अपने बाप से और पैसा मांगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की सुहानी मीरा से मिलने आती है। भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये जालिम लोग आप पर कितना अत्याचार कर रहे, और आप चुपचाप सब सह रही हो, क्यों? सुहानी, ये लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं और सारा दिन घर का काम करवाते हैं। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखकर मेरी शादी की, और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तो भाभी, आप कब तक इनकी जुल्म सहोगे? कुछ करना तो होगा आपको। हाँ सुहानी, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया है और इतना सब कुछ देकर मेरी शादी इनके घर इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ सारा दिन इनके तने सुनूं। मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप चाहो तो इन लोगों की शिकायत थाने में करवा सकते हो। बस आप एक बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत करवा दो, फिर देखना इनके अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना वो लोग मुझे आपके साथ देख और गुस्सा होंगे। भाभी, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। सुहानी की बातों पर मीरा बहुत देर तक सोचती रही। उसे अपने पिता के त्याग याद आते, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसकी शादी की थी। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि वह अब अन्याय सहकर चुप नहीं रहेगी, लेकिन वह कोई झगड़ा भी नहीं करेगी, बल्कि सही और कानूनी रास्ता अपनाएगी। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने फोन से सबूत जुटाने लगी। सास की अपमान भरी बातें, दहेज की मांग, विक्रम का शराब पीकर गाली देना, घर में किया जाने वाला अत्याचार, इन सब की रिकॉर्डिंग और फोटो उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर एक दिन जब सास ने उसे फिर दहेज के लिए ताने मारे, मीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं पुलिस महिला हेल्पलाइन और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। दहेज लेना अपराध है और मैं किसी अपराधी परिवार का साथ नहीं दूंगी। यह सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। कमला और धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। धनीराम चिल्लाया, ए लड़की, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं, मैं बस अपने हक की बात कर रही हूँ। जो गलत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगे हैं इसके। ये गलती तो करना भी मत। मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। जो इतने दिनों से आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सुखिया चाचा को भेज भी दिया है।
और एक बार दहेज लेने के अपराध में पकड़े जाने पर आप लोगों के साथ क्या-क्या हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मीरा की ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमला और धनीराम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और विक्रम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि दहेज का केस बहुत बड़ा अपराध है। वो लोग मीरा से कुछ बोलते उससे पहले ही सुखिया और रामदयाल वहां आ जाते हैं। मीरा बेटी, तुम कैसी हो? बेटा, तुम इतने दिनों से इन लोगों के जुल्म सह रही हो और अपने पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हाँ बेटी, बस पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती ही होगी। ये सब सुन धनीराम और कमला अपने घुटनों पर बैठ माफी मांगने लगते हैं। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि उनकी चालें उलटी पड़ चुकी हैं। रामदयाल जी, कृपया कर आप पुलिस को न बुलाएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मीरा बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ समधी जी, मीरा को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कमला जी, अब आप लोग ये सब न बोले तो अच्छा होगा। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली है कि कैसे आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, और आप जैसे लालची लोग उनकी बेटियों के साथ ये सब करते हैं। आप लोगों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। रामदयाल जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच में यह नहीं समझ पाए कि कोई पिता अपनी बेटी को कितने अरमानों से ससुराल भेजता है। आप हमें एक मौका और दीजिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। धनीराम जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी के सभी आंसू की कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही होगी। चलो बेटा, अपने घर चले। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया। गलती तब होती है जब इंसान अनजान हो। आपने तो सब जानकर किया। विक्रम भी मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बदलने का एक मौका दो। अगर तुम सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो तो शराब छोड़ो, मेहनत करो और मुझे इज्जत दो, वरना मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगी। और जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन मुझे लेने मेरे पिता के घर आ जाना। विक्रम पहली बार मीरा की आंखों में सच्ची शक्ति देख पाया। वह चुप हो गया और सिर झुका लिया। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। अगर कोई लड़की चुपचाप ससुराल वालों के गलत व्यवहार को सहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, बस अपने मां बाप के लिए वो चुप रहती है। चलिए पिताजी। इस तरह मीरा ने अपने ससुराल वालों सबक सिखाया। कुछ समय बाद विक्रम अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ देता है और मीरा को उसके घर से लेकर अपने घर आ जाता है। अब मीरा उसी घर में, उसी परिवार में डरी हुई बहू नहीं, बल्कि सम्मान से जीने वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर मीरा बनकर रहने लगी। गांव की औरतें भी मीरा से प्रेरित होकर अपने हकों के लिए खड़ी होने लगीं।